आज हम एक ऐसे मुद्दे की गहराई में उतर रहे हैं जो भारत में दशकों से एक पहेली बना हुआ है। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी। ये शब्द हम सब ने सुने हैं, पर इसका असली मतलब क्या है? हमारे पास इससे जुड़े कानूनी दस्तावेज हैं, संविधान सभा की पुरानी बहसें हैं और कुछ हाल के मॉडल्स पर रिपोर्ट्स भी हैं। आज हमारा मकसद है इस पूरे मामले की परतें खोलना। ये विचार कहाँ से आया, इस पर इतने अलग अलग मत क्यों हैं, और जब इसे लागू किया जाता है तो ये असल में दिखता कैसा है। बिल्कुल। और इसे अगर सरल शब्दों में समझें तो यूसीसी का मतलब है देश के हर नागरिक के लिए, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक ही कानून का होना। इस विचार की जड़ें हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है। अच्छा, तो ये एक तरह से संविधान निर्माताओं का भविष्य के भारत के लिए एक सपना था। हाँ, कह सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सपना देखा गया था। 1948 संविधान सभा। अक्सर लगता है कि ये एक नई बहस है, पर ये तो हमारे देश के बुनियाद के साथ ही शुरू हो गई थी। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि अनुच्छेद 44 वो मौलिक अधिकारों जैसा नहीं है जिसे आप कोर्ट में जाके लागू करवा सकें। अच्छा। ये सरकार के लिए एक दिशा निर्देश है, एक लक्ष्य है, और इसी बात पर संविधान सभा में जबरदस्त बहस हुई थी। उस बहस के मुख्य किरदार कौन थे? हमारे स्रोतों में कुछ बड़े नामों का जिक्र है। बिल्कुल। एक तरफ थे के.एम. मुंशी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसे लोग, जो इसके बड़े समर्थक थे। मुंशी का तर्क तो बहुत साफ था, अगर हमें एक राष्ट्र के तौर पर मजबूत होना है तो हमारे नागरिकों के लिए एक कानून होना ही चाहिए। उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात कही थी कि तुर्की या मिस्र जैसे कई मुस्लिम देशों ने भी अपने पर्सनल लॉ में सुधार किया है, तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता? उनके लिए ये राष्ट्रीय एकता का सवाल था। हाँ, लेकिन जाहिर है हर कोई इस बात से सहमत नहीं था। बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ मुस्लिम सदस्य जैसे मोहम्मद इस्माइल साहब और पोकर साहब बहादुर ने इसका जोरदार विरोध किया। उनकी क्या चिंता थी? उनकी चिंता सीधी और स्पष्ट थी। उन्हें डर था कि यूसीसी संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मिली धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला होगा। उनका मानना था कि शादी, तलाक, विरासत ये सब उनके धर्म का अटूट हिस्सा है, और एक कॉमन कानून उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को खत्म कर देगा। तो एक तरफ राष्ट्रीय एकता की दलील और दूसरी तरफ धार्मिक पहचान का डर, ये तो आज भी बहस का सबसे बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर ने बीच का रास्ता कैसे निकाला? यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। उन्होंने दोनों पक्षों को सुना और एक तरह से आश्वासन दिया। उन्होंने साफ किया कि ये अनुच्छेद सरकार पर कुछ भी थोपने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार इसे तभी लागू करने का प्रयास करेगी जब उसे लगेगा कि समाज इसके लिए तैयार है। मतलब एक तरह से समय पर छोड़ दिया गया। हाँ, उन्होंने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि शुरुआत में इसे स्वैच्छिक यानी वॉलंटरी भी रखा जा सकता है, कि जो चाहे इसे अपना ले। इसी भरोसे के बाद इसे संविधान में एक वादे के तौर पर शामिल कर लिया गया, जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी भविष्य की सरकारों पर छोड़ दी गई। तो संविधान सभा ने इस मुद्दे को भविष्य के लिए एक वादे के तौर पर छोड़ दिया, लेकिन ये वादा खामोशी से नहीं बैठा रहा। दशकों बाद एक 62 साल की महिला शाह बानो की निजी लड़ाई ने इसे सीधे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर ला खड़ा किया और देश को इस वादे की याद दिलाई। शाह बानो का केस, हाँ, इस कहानी में बहुत बड़ा मोड़ है। 1985 की बात है। शाह बानो इंदौर की एक 62 साल की मां थी, जिन्हें उनके पति ने शादी के 43 साल बाद 3 तलाक दे दिया। 43 साल बाद? जी। और उनके पति एक जाने माने वकील थे। उन्होंने गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया। शाह बानो अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो गुजारे भत्ते के लिए कोर्ट गई। यहाँ कानूनी टकराव क्या था? मतलब कौन से दो कानून आमने सामने थे? टकराव था दो अलग अलग कानूनों के बीच। एक तरफ था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी। हाँ, उसकी धारा 125, जो कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास साधन है तो वो अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता का भरण पोषण करने के लिए जिम्मेदार है। ये कानून किसी धर्म की बात नहीं करता। और दूसरी तरफ था मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसके मुताबिक पति की जिम्मेदारी तलाक के बाद सिर्फ इद्दत की अवधि यानी लगभग 3 महीने तक ही होती है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के हक में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष कानून है और ये हर भारतीय नागरिक पर लागू होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन कोर्ट सिर्फ यही नहीं रुका। उन्होंने एक बहुत ही तीखी और
यादगार टिप्पणी की। हाँ। कोर्ट ने कहा, यह दुख की बात है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 एक मृत अक्षर बनकर रह गया है। एक मृत अक्षर, ये तो बहुत मजबूत शब्द है। इस एक लाइन ने तो जैसे सोए हुए मुद्दे को फिर से जगा दिया होगा। बिल्कुल। इस फैसले के बाद देश में एक राजनीतिक तूफान आ गया। मुस्लिम समुदाय के कई रूढ़िवादी संगठनों ने इसे अपने धार्मिक मामलों में सीधी दखल अंदाजी माना। जाहिर है। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए और उस समय की सरकार पर भारी दबाव बना। नतीजा ये हुआ कि सरकार ने 1986 में मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम नाम से एक नया कानून पास कर दिया, जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया। हाँ बिल्कुल। तो ये एक क्लासिक टकराव था, जहां अदालत ने एक प्रगतिशील कदम उठाया, लेकिन राजनीतिक दबाव ने संसद को उसे उलटने पर मजबूर कर दिया। ये दिखाता है कि यूसीसी का मामला सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि वोट बैंक की राजनीति का भी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। 1995 में सरला मुदगल केस आया। इस मामले में हिंदू पुरुष सिर्फ दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपना रहे थे, अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे कानून का खुला मजाक बताया और एक बार फिर सरकार से पूछा कि वो यूसीसी लागू करने के लिए क्या कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे अदालतों ने बार बार सरकार को अनुच्छेद 44 की याद दिलाई है। शाहबानो और सरला मुदगल जैसे मामलों से ये तो साफ है कि ये मुद्दा कितना जटिल और भावनात्मक है। इसी वजह से इसके पक्ष और विपक्ष में इतने मजबूत तर्क दिए जाते हैं। चलिए पहले समर्थकों की दलीलें समझते हैं। ठीक है। स्रोतों के मुताबिक समर्थन में 4 मुख्य तर्क दिए जाते हैं। पहला है राष्ट्रीय एकता। समर्थकों का मानना है कि जब सभी नागरिक एक ही कानून के दायरे में आएंगे तो देश में एकता की भावना मजबूत होगी। दूसरा और शायद सबसे ज्यादा भावनात्मक तर्क है लैंगिक न्याय, यानी जेंडर जस्टिस। लैंगिक न्याय वाला तर्क तो बहुत मजबूत लगता है, खासकर शाहबानो जैसे मामलों को देखते हुए। कई पर्सनल लॉज में महिलाओं को विरासत, तलाक और गुजारा भत्ते के मामले में बराबर के अधिकार नहीं मिलते। बिल्कुल। जैसे कि कुछ पर्सनल लॉज में बेटियों को बेटों के बराबर विरासत का हक नहीं है, या फिर तलाक के आधार पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग हैं। यूसीसी के समर्थक कहते हैं कि एक समान कानून इन सभी भेदभावपूर्ण प्रथाओं को खत्म कर देगा और महिलाओं को बराबरी का हक देगा। सही। और बाकी 2 तर्क क्या हैं? तीसरा तर्क है कानूनी व्यवस्था का सरलीकरण। अभी हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी सबके अपने अपने पर्सनल लॉज का एक जटिल जाल है। सही बात है। यूसीसी इस पूरी व्यवस्था को सरल और सुसंगत बना देगा, जिससे अदालतों का काम भी आसान होगा। और चौथा तर्क है धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करना। इसके समर्थक कहते हैं कि एक सेक्युलर देश में कानून का आधार धर्म नहीं बल्कि नागरिकता होनी चाहिए। मतलब कानून को धर्म से अलग करना ही सच्ची धर्मनिरपेक्षता है। बिल्कुल। ये तर्क काफी वजनदार लगते हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसके विरोध में भी उतना ही मजबूत तर्क दिए जाते होंगे। हाँ, और उन्हें समझना भी उतना ही जरूरी है। विरोध का सबसे बड़ा आधार है धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला। आलोचकों का मानना है कि यूसीसी संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत दी गई अपनी मर्जी से धर्म को मानने और उसका पालन करने की आजादी में सीधा दखल है। उनके लिए व्यक्तिगत कानून जैसे शादी कैसे होगी या विरासत कैसे बंटेगी, ये धर्म का हिस्सा है, सरकार का नहीं। सही। और विविधता का क्या? भारत की पहचान तो अनेकता में एकता से है। यही दूसरा बड़ा तर्क है, सांस्कृतिक विविधता को खतरा। विरोधियों का कहना है कि भारत की खूबसूरती ही उसकी विविधता में है। हर समुदाय के अपने रीति रिवाज हैं। एक समान कानून, एक राष्ट्र एक कानून के नाम पर इस सांस्कृतिक विविधता को खत्म कर सकता है और सब पर एक ही संस्कृति थोपने की कोशिश कर सकता है। हाँ। इससे अल्पसंख्यकों की चिंता भी जुड़ी हुई है। उन्हें डर लग सकता है कि समान कानून का मतलब असल में बहुसंख्यक का कानून होगा। ये तीसरा और शायद सबसे संवेदनशील बिंदु है। अल्पसंख्यक समुदायों में ये डर है कि यूसीसी के नाम पर बहुसंख्यक समुदाय के रीति रिवाज और मान्यताएं उन पर थोप दी जाएंगी। और इसी संदर्भ में 2018 में 21वें विधि आयोग की रिपोर्ट बहुत अहम हो जाती है। हाँ, मैंने भी उसके बारे में पढ़ा है। आयोग ने एक लंबा चौड़ा परामर्श पत्र जारी किया था और उसमें साफ साफ कहा था कि मौजूदा हालात में एक समान नागरिक संहिता न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय। ये तो बहुत बड़ी बात है। विधि आयोग ने ऐसा क्यों कहा? आयोग का तर्क था कि एकरूपता का मतलब हमेशा समानता नहीं होता। उन्होंने सुझाव दिया कि एक नया कोड बनाने के बजाय जो ज्यादा विवाद पैदा कर सकता है, बेहतर रास्ता ये है कि सभी पर्सनल लॉज के अंदर जो भेदभावपूर्ण प्रथाएं हैं
उनमें धीरे धीरे सुधार किया जाए। अच्छा, मतलब हर धर्म के कानून को अंदर से ही ज्यादा न्याय संगत बनाया जाए। बिल्कुल। तो ये बहस सिर्फ किताबी या अदालती नहीं है। भारत में एक राज्य ऐसा भी है जहां ये बहस नहीं बल्कि हकीकत है। गोवा में सालों से कॉमन सिविल कोड लागू है। हाँ, गोवा का मामला बहुत अनूठा है। वहां 1867 का पुर्तगाली सिविल कोड आज भी लागू है, जो पुर्तगाली शासन की विरासत है। उसकी कुछ खास बातें क्या हैं? जैसे शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, आप चाहे किसी भी धर्म के हों। पति पत्नी शादी के बाद जो भी संपत्ति कमाते हैं उस पर दोनों का बराबर का हक होता है। और एक और बात, माता पिता अपनी संपत्ति का कम से कम आधा हिस्सा अपने बच्चों को देने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य हैं। वो उन्हें पूरी तरह से बेदखल नहीं कर सकते। इंतजार कीजिए, लेकिन मैंने सुना है कि इसमें भी कुछ अपवाद है, यानी गोवा का यूनिफॉर्म कोड भी पूरी तरह से यूनिफॉर्म नहीं है। आपने बिल्कुल सही होना, और यही बात इसे और दिलचस्प बनाती है। जैसे कैथोलिक ईसाइयों को चर्च में हुई शादी को ही मान्यता देने की छूट है, और उनके चर्च द्वारा दिए गए तलाक को भी कानूनी मान्यता मिल सकती है। अच्छा। और एक बहुत ही अजीब प्रावधान है जो हिंदू पुरुषों से जुड़ा है, कुछ खास शर्तों के तहत। जैसे अगर पत्नी 21 साल की उम्र तक बच्चे को जन्म ना दे या 30 साल की उम्र तक बेटे को जन्म ना दे, तो पति को दूसरी शादी करने की इजाजत मिल सकती है। ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। समान शब्द के भीतर भी इतनी परतें हैं। ये तो पूरे मुद्दे को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। गोवा का मॉडल दिखाता है कि एक सिविल कोड में भी स्थानीय रीति रिवाजों और समुदायों के लिए कुछ गुंजाइश रखी जा सकती है। ये एक साइज सबके लिए फिट वाला मॉडल नहीं है। और अब इसी कड़ी में दूसरा बड़ा नाम जुड़ा है उत्तराखंड का। हाँ, जो आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड का मॉडल गोवा से कितना अलग है? इसमें क्या खास है? उत्तराखंड का यूसीसी 2024 ज्यादा आधुनिक है। इसमें शादी के साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप का भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। बेटियों को विरासत में बेटों के बराबर का हक दिया गया है। बहु विवाह और बाल विवाह पर पूरी तरह से रोक है, और तलाक के लिए सभी धर्मों के लोगों के लिए एक जैसे नियम बनाए गए हैं। लेकिन क्या इसमें भी कोई अपवाद है गोवा की तरह? हाँ, और ये एक बहुत बड़ा अपवाद है। राज्य की अनुसूचित जनजातियों को उनके पारंपरिक रीति रिवाजों का सम्मान करते हुए इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। तो मतलब आदिवासी समुदायों पर ये लागू नहीं होगा? नहीं। उत्तराखंड सरकार का तर्क है कि आदिवासी समुदायों की अपनी अनूठी सांस्कृतिक प्रथाएं हैं जिन्हें संरक्षित करने की जरूरत है। उत्तराखंड में आदिवासियों को बाहर रखना क्यों जरूरी समझा गया? क्या ये इस विचार को मजबूत करता है कि एक राष्ट्र एक कानून का विचार भारत की जमीनी हकीकत से शायद मेल नहीं खाता? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये दिखाता है कि जब आप एक आदर्श कानून को जमीन पर उतारते हैं तो आपको व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये इस बहस को और भी जटिल बना देता है कि क्या समानता का मतलब हर किसी को एक ही तराजू में तौलना है, या फिर अलग अलग समुदायों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए न्याय सुनिश्चित करना है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? हमने संविधान सभा के सपनों से शुरुआत की, शाहबानों के संघर्ष को देखा, पक्ष विपक्ष के तर्कों को समझा, और अब गोवा और उत्तराखंड के रूप में इसके जमीनी मॉडल्स को भी परखा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये पूरी बहस एक बुनियादी तनाव के इर्द गिर्द घूमती है। एक तरफ समानता, लैंगिक न्याय और राष्ट्रीय एकता का संवैधानिक लक्ष्य है, और दूसरी तरफ एक बहुसांस्कृतिक समाज में धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विविधता का मौलिक अधिकार। असली चुनौती इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की है। क्या ऐसा संतुलन संभव है? गोवा और उत्तराखंड के मॉडल इसी संतुलन को बनाने की एक कोशिश है, भले ही वो परफेक्ट ना हो। हमारे स्रोत दिखाते हैं कि यूनिफॉर्मिटी या एक रूपता का रास्ता शायद उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। गोवा और उत्तराखंड के मॉडल्स में अपने अपने अपवाद हैं, और ये हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाता है। क्या समान नागरिक संहिता का भविष्य एक सख्त राष्ट्रीय कानून से तय होगा जो पूरे देश पर एक साथ एक जैसा लागू हो, या फिर इसका रास्ता राज्यों के नेतृत्व में होने वाले ऐसे धीरे धीरे सुधारों से निकलेगा जो स्थानीय सच्चाइयों और संवेदनाओं को ध्यान में रखें, भले ही इसका मतलब ये हो कि समानता देश के अलग अलग हिस्सों में थोड़ी अलग नजर